मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा एड्रिनल ग्लैंड और सुपर रीनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल व अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 23 नंबर, और सब्जेक्ट अपना क्या रहेगा, जूलॉजी। अब देखिएगा, हम एड्रिनल ग्लैंड के अंदर पढ़ रहे थे हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। क्या पढ़ रहे थे? हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। हम पढ़ रहे थे हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, और मैंने ये बताया था आपको कि एड्रिनल ग्रंथि के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। तो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा निम्न 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जा रहे थे, यानी एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग था वो निम्न 3 कोशिकीय स्तर से मिलकर बना था। फर्स्ट कौन सा था? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, और इसके द्वारा क्या स्रावित किया जा रहा था? मिनरेलो कोर्टिकोइड्स हार्मोन। सेकंड पार्ट कौन सा था? जोना फेसिकुलेटा, इसके द्वारा क्या स्रावित किया जा रहा था? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। थर्ड कौन सा पार्ट था इसका? जोना रेटिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जा रहा था? सेक्स हार्मोन। तो मैंने आपको हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स कंप्लीट पढ़ा दिया था, और मैंने ये भी बताया था कि कॉर्टेक्स भाग होता है वो 3 कोशिकीय स्तरों से मिलकर बना होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन स्रावित किया जा रहा था। जोना फेसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का सिक्रेशन किया जा रहा था। जोना रेटिकुलेटा के द्वारा सेक्स हार्मोन का क्या किया जा रहा था? सिक्रेशन यानी स्त्रावण किया जा रहा था। ठीक है, ये मैंने कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला।
एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। तो मैंने आपको बताया था कि एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग के द्वारा निम्न 2 प्रकार के हार्मोनों का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है, जिनमें से फर्स्ट क्या रहेगा, एपिनेफ्रिन। सेकंड कौन सा था, नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग के द्वारा निम्न 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जा रहे थे, एपिनेफ्रिन हार्मोन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। मैंने आपको इन दोनों हार्मोन्स की नेचर बताई थी और इसी के साथ साथ इनकी केमिकल स्ट्रक्चर थी वो भी आपको बताई थी, ठीक है। और इन दोनों हार्मोनों का बायोसिंथेसिस यानी जैव संश्लेषण किस प्रकार से होता है वो भी आपको पढ़ाया जा चुका है। आज अपन बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की। यानी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें जो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन जो दोनों हार्मोन होते हैं वो मिलकर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यानी इन दोनों हार्मोनों के कुछ कार्य क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन की। तो इसका क्या फंक्शन रहेगा वो अपन को पढ़ना है। तो आज का जो हमारा 23 नंबर के अंदर जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, फंक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन हार्मोन एंड नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है। एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन के कार्य, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन, यानी एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन के कार्य की। तो इसके निम्न फंक्शंस है, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। पहला देखिए, इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर प्रभाव, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा, इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सेकंड, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, यानी वसा उपापचय पर प्रभाव। तो सेकंड फंक्शन क्या रहेगा, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, यानी वसा उपापचय पर क्या प्रभाव। थर्ड इसका जो फंक्शंस है वो है इफेक्ट ऑन मसल्स,
मसल्स यानी पेशियों पर प्रभाव, पेशियों पर प्रभाव। ठीक है, लास्ट इसका जो फंक्शन रहेगा 4th नंबर वो होगा इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो इसके 4 फंक्शंस हैं, चारों फंक्शंस आपके सामने हैं। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर प्रभाव। सेकंड, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म यानी वसा उपापचय पर प्रभाव। थर्ड, इफेक्ट ऑन मसल्स यानी पेशियों पर प्रभाव। और फोर्थ है इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो अब देखिएगा फर्स्ट फंक्शंस की अपन बात करें तो फर्स्ट फंक्शंस अपना क्या है, इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो देखिएगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इन दोनों ही हार्मोनों के प्रभाव के कारण लीवर तथा शरीर के विभिन्न ऊतकों में उपस्थित जो ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन जो होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन के प्रभाव के कारण लीवर तथा शरीर के अन्य ऊतकों में उपस्थित ग्लाइकोजन किसमें चेंज हो जाती है, ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। आप सभी जानते हो कि जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर चेंज होती है यानी जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होती है तो ब्लड के अंदर किसकी मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। अब देखिएगा जैसे जैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का उपयोग भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये जो कंडीशन होती है वो इंसुलिन के प्रभाव या इंसुलिन को क्या करती है, कम करती है। किसको कम करती है, इंसुलिन हार्मोन को कम करती है। ठीक है, ये जो प्रभाव होता है वो एपिनेफ्रिन का अधिक होता है बट नॉरएपिनेफ्रिन का क्या होता है, कम होता है। यानी ये जो कंडीशन उत्पन्न हो रही है उसमें एपिनेफ्रिन हार्मोन का ज्यादा रोल होता है किसकी बजाय, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन की बजाय। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म यानी वसा उपापचय पर प्रभाव। तो देखिएगा वसा उपापचय पर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं वो लिपोलाइसिस की क्रिया को प्रेरित करते हैं। किसको, लिपोलाइसिस यानी वसा अपघटन की क्रिया को, लिपोलाइसिस यानी वसा अपघटन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जिसके कारण जो शरीर के जो वसा ऊतक होते हैं, शरीर के जो वसा ऊतक होते हैं इन वसा ऊतकों में उपस्थित वसा पिंडों का क्या होने लग जाता है, अपघटन यानी विखंडन होने लग जाता है। ध्यान रखिएगा अपन जब सेकंड फंक्शंस की बात करें तो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन के प्रभाव के कारण लिपोलाइसिस की क्रिया यानी वसा अपघटन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जिसके कारण वसा ऊतकों यानी शरीर के जो वसा ऊतक होते हैं उसमें उपस्थित वसा पिंडों का अपघटन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जिसके कारण ब्लड के अंदर वसा अम्लों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी मात्रा, वसा अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था कौन सा फंक्शन इसका, वसा उपापचय पर प्रभाव किसका, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन का। थर्ड देखिए इफेक्ट ऑन मसल्स यानी पेशियों पर प्रभाव। तो अपन पेशियों पर प्रभाव की बात करें तो देखिएगा कि एपिनेफ्रिन
और नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है उसमें डायस्टोल यानी शीतलन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं उसके कारण क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो क्या हो जाती है, शीतलित हो जाती है। कहने का मीन ये है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन होते हैं वो रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर यानी जो श्वसन जो पेशियां होती है उसके अंदर शीतलन की क्रिया को प्रेरित करते हैं, यानी इन दोनों हार्मोनों के प्रभाव के कारण उसमें क्या हो जाता है, शीतलन हो जाता है। किनमें, रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर, जिसके कारण रेस्पिरेटरी जो रेट होती है, रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट भी यानी श्वसन दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं कि जो यूट्रियस की जो मसल्स होती है यानी गर्भाशय की जो मसल्स होती है, किसकी मसल्स, गर्भाशय की जो मसल्स होती है उसमें भी शीतलन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। कहने का मीन ये है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भाशय की पेशियां भी क्या हो जाती है, शीतलित हो जाती है, जिसके कारण जो गर्भावस्था होती है वो क्या होती है, बनी रहती है। इस प्रकार ये दोनों हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में भी क्या देते हैं, अपना योगदान देते हैं। अगला देखिए, इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सिस्टम यानी इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का अपन को इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ना है। तो अब देखिएगा होता क्या है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण जो धमनिकाएं होती है उसमें क्या हो जाता है, स्कुंचन उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण जो धमनिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, स्कुंचित हो जाती है। क्या हो जाती है, स्कुंचित हो जाती है, या फिर उसमें स्कुंचन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर होता है यानी बीपी होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और हार्ट बीट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बीपी बढ़ जाता है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब देखिएगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण जो ब्लड का क्लॉटिंग टाइम होता है वो भी घट जाता है। ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ये थे फंक्शंस एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड या एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब देखिएगा मैंने ये बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उसको लाइफ सेविंग यानी जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग यानी जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा आप कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्यों,
क्योंकि इनमें से जो नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन होता है वो रक्त संवहन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, बट नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन होता है वो क्या करता है कि हमें फियर, फाइट, फ्लाइट जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। इसलिए एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है उसको आपातकालीन हार्मोन, और वैसे पूछा जाए तो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं, इमरजेंसी हार्मोन यानी आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, इसी के साथ फंक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। आगे अपन बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि की, एड्रिनल ग्रंथि की अपसामान्य स्थिति या अपसामान्य अवस्था। एड्रिनल ग्रंथि की अपसामान्यताएं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैंने ये भी आपको पहले ही बता दिया था कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, अब देखिएगा कोर्टेक्स भाग की एबनॉर्मल कंडीशन अलग होती है और मेडुला भाग की जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो क्या है, अलग होती है। ठीक है, तो अपन अलग अलग करके पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिएगा एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की अपसामान्यताएं। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल मेडुला। ठीक है, यानी एड्रिनल ग्रंथि के मध्यांश भाग की अपसामान्यताएं। ठीक है, तो एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसकी दो एबनॉर्मल कंडीशन है। फर्स्ट एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की अपसामान्यताएं। सेकंड रहेगी एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल मेडुला यानी एड्रिनल ग्रंथि के मध्यांश भाग की क्या, अपसामान्यताएं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन को पढ़नी है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसको बाद में पढ़ेंगे इसलिए इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग की दो एबनॉर्मल कंडीशन है। फर्स्ट है हाइपो एड्रिनेलिज्म।
हाइपो एड्रिनेलिज्म या अल्पस्रावन भी बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड है हाइपर एड्रिनेलिज्म, हाइपर एड्रिनेलिज्म, जिसको अपन अल्पस्रावन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार यानी पिछली क्लास के अंदर जब आपको क्या पढ़ाई थी, प्यूटिटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि हाइपो का मीन क्या होता है, हमेशा कम। हाइपो का मीन क्या होता है, कम, और हाइपर का मीन क्या होता है, ज्यादा। हाइपो का मीन क्या है, कम, और हाइपर का मीन क्या है, ज्यादा। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग की दो अपसमानताएं, हाइपो एड्रिनेलिज्म और हाइपर एड्रिनेलिज्म। हाइपो एड्रिनेलिज्म की अपन बात करें तो हाइपो का मीन क्या है, कम। तो देखिएगा, यदि एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स भाग है वो क्या हो जाए, अल्प सक्रिय हो जाए, तो अल्प सक्रिय होने के कारण वो क्या करता है कि कम मात्रा में हार्मोनों का क्या करता है, स्त्रावण करता है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोएड्रिनेलिज्म कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा कम मात्रा में हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोएड्रिनेलिज्म कहा जाता है।